नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत करें भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की खबर से, जो अगले 24 घंटों में गुजरात के जखाऊ से टकरा सकता है। और अभी बता दें कि इस समय क्या स्थिति है, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं कि इस समय बिपरजॉय कहां पर है और आगे इसका किस तरह का रास्ता रहने वाला है। अभी जो जानकारी मिली है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मैप के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो आप देख रहे हैं इस समय ये यहां पर है, करीब जखाऊ बंदरगाह से 280 किलोमीटर दूर यहां पर इस समय स्थित है और ये अरब सागर में अभी मौजूद है। इसके बाद ये तेजी के साथ गुजरात की ओर बढ़ रहा है। कल शाम को इसके तट से टकराने की संभावना है। यहां पर आप ये तट देख सकते हैं और ये जो यहां पर लकीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये बताती है कि किस तरह से इस तूफान ने अपना रास्ता, अपनी दिशा बदली है। क्योंकि ये इस जो शुरुआत में जो रास्ता बताया गया था मौसम विभाग की ओर से, ये सीधा जाने वाला था, लेकिन इसके बाद ये इसने अपनी दिशा बदली और फिर इसकी दिशा गुजरात की ओर बढ़ी है और इसीलिए खतरा जो था वो ज्यादा हो गया है। पहले बिपरजॉय पाकिस्तान के समुद्री तट की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। यहां पर आपको कराची दिख रहा है, ये सीधा अगर जाता तो कराची की ओर जाता, लेकिन इसकी दिशा बदली और यही कारण है कि ये गुजरात की ओर जाने लगा है। थोड़ा सा पूरब की ओर मुड़ा और उसके बाद ये उत्तरी गुजरात के तट की ओर अब जाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दिशा तो बदली ही है, इसके साथ साथ एक बदलाव ये भी आया है कि तूफान की जो गति है वो दिशा बदलने के साथ बढ़ गई और यही कारण है कि जो खतरा है वो ज्यादा अब है, क्योंकि तूफान की जो रफ्तार है वो ज्यादा तेज हो गई है। 15 जून यानी कल शाम को जखाऊ पोर्ट के पास ये तट से टकराएगा। यहां पर आप जो देख सकते हैं ये बिंदु, ये जखाऊ पोर्ट है और यहां से इसका लैंडफॉल होगा। टकराने की बात इसकी यहां पर जखाऊ में की गई है। उस समय जब ये टकराएगा समुद्री हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर तक, साथ साथ 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी रह सकती है। तो काफी तेज रफ्तार होगी यहां पर जब ये जखाऊ तट से टकराएगा। यही कारण है कि गुजरात में चेतावनी दे दी गई है पर्यटकों के लिए, चेतावनी कि वो इन तमाम इलाकों में ना जाए। जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनको यहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सोमनाथ और अन्य जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल यहां पर हैं गुजरात में, वहां पर पर्यटकों को जाने से मना किया गया है। यह सलाह दी गई है कि वो समुद्र तट से दूर रहें और तटीय इलाकों में ना जाएं। कच्छ की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कि समुद्र के किनारे एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं और ये तस्वीरें दिखा रही कि किस तरह से समुद्र में हलचल मची हुई। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से समुद्र जो है वो अशांत हो रहा है, उसकी जो रफ्तार है लहरों की वो तेज हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब टकराएगा ये तूफान तो लहरें 2 से 4 मीटर तक भी हो सकती है। तो इसलिए इसका खतरा लगातार बना हुआ है और तूफान से जो लोग डरे हैं वो जल्द से जल्द समुद्र से दूर जाना चाहते हैं। आसपास की जो बस्तियां हैं उन्हें खाली करा लिया गया है। और इसके साथ तूफान आने से पहले भी इस समय हम जब बात करें, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। देवभूमि, द्वारका, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर और जूनागढ़ में बारिश की तीव्रता काफी ज्यादा है। यहां 20 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होने की आशंका है और यह बारिश ज्यादा बढ़ेगी, यह भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। आप देख सकते हैं कि तेज हवाओं के कारण यहां पर जो है बारिश में भी तेजी है और तेज हवाएं भी यहां पर लगातार चल रही हैं। अमूमन इस इलाके में इतनी बारिश नहीं होती है, इसीलिए यह माना जा रहा है कि जब तूफान आएगा, टकराएगा तो बाढ़ भी आ सकती है और इसलिए सारे जो राहत और बचाव के काम हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात के कच्छ से अब तक करीब 44,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। 9 जो कस्बे हैं उनको पूरी तरह बंद कर दिया गया है। करीब 4,500 लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है ताकि जब तूफान आए तो उन्हें कोई भी नुकसान वहां पर ना हो। इसके साथ ही एनडीआरएफ की 19 टीमों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। कुल मिलाकर के अगर आप एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बात करें तो गुजरात में 30 टीमों की तैनाती यहां पर की गई है। इसके साथ साथ बीएसएफ भी आने वाले वक्त की चुनौती के लिए तैयार है, क्योंकि आपने जो तस्वीरों में देखा कि गुजरात के बाद ये तूफान जो है वो गुजरात के बाद राजस्थान की ओर जाएगा, तो वहां पर भी बीएसएफ को सतर्क किया गया है। पश्चिमी रेलवे की बात करें तो करीब 95 ट्रेनें जो हैं वो पश्चिमी रेलवे ने रद्द कर दी हैं। स्कूल जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। तेल उत्खनन के लिए जो तमाम कुएं हैं, बंदरगाह हैं, उनको अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो का एक टावर था द्वारका में, इसको भी एहतियातन हटा लिया गया है, क्योंकि तूफान की आशंका के मद्देनजर था कि 90 मीटर का ये टावर कहीं क्षतिग्रस्त ना हो जाए, इसलिए इस टावर को डिसमेंटल कर दिया गया है आकाशवाणी की ओर से।
तूफान में कोई भी हादसा इसके कारण ना हो, इसके लिए आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये टावर जो है पूरी तरह से हटा दिया गया है। दिखा रहे हैं कि किस तरह से हालात जो है वो लगातार वहां पर जो है धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं, और यही बात बार बार वहां से कही भी जा रही थी। और क्या हालात है इसको लेकर के, तूफान को लेकर के, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के महानिदेशक एम महापात्रा साहब हैं। आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। महापात्रा साहब, अभी क्या स्थिति है और बिपरजॉय के कब तक तट से टकराने की आशंका है? क्या इस बारे में कोई पक्का समय मालूम चला है? अभी साइक्लोन बिपरजॉय नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है। जखाऊ पोर्ट से लगभग 260 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है, और इसका अभी जो स्ट्रेंथ है वो है 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिनेस में 165 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये धीरे धीरे अभी नॉर्थ ईस्ट वर्ड मूव कर रहा है। और कल शाम को सौराष्ट्र कच्छ और इसके आसपास पाकिस्तान कोस्ट को कराची और मांडवी के बीच जखाऊ पोर्ट के आसपास तट को पार करेगा। जब तट के पास आएगा इसका विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। महापात्रा साहब, अभी कई जिलों में भारी बारिश देखी जा रही है। क्या ये आने वाले वक्त में जब तूफान टकराएगा तो ज्यादा तेज हो सकती है, और क्या वहां पर बाढ़ आने की भी आशंका है? ऑलरेडी बारिश चालू है। इसका जो रफ्तार है, बारिश का रफ्तार वो भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा। हम आज प्रेडिक्ट किए हैं कि हैवी टू एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर और जूनागढ़ और मोरबी, कच्छ और जामनगर, राजकोट वगैरह में हो सकता है। इसके साथ साथ हैवी रेनफॉल भी हो सकता है इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट जो सौराष्ट्र का है। और कल सबसे ज़्यादा बारिश होगा। सभी जगह में बारिश होने के साथ साथ फ्यू प्लेसेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और कुछ इलाके में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है, यानी 20 सेंटीमीटर से रेनफॉल ज़्यादा भी हो सकता है। सो ये जो बारिश होगा इस एरिया में ज़्यादातर इतना बारिश नहीं होता इस टाइम पर, इसलिए ये बारिश से जो लो लाइंग एरिया है वहाँ बाढ़ की स्थिति डेवलप हो सकता है। और इसके साथ साथ समुद्र से लहर भी आ सकता है साइक्लोन जब हिट करेगा, 2 से 3 मीटर हाइट का। इसलिए जो सलाइन वाटर और रेन वाटर ये दोनों का संयोग में जो लो लाइंग एरिया है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ बाढ़ का स्थिति हो सकता है। महापात्रा साहब, किस तरह की सावधानी रखी जानी चाहिए लोगों के लिए, आपकी क्या सलाह है? सबसे पहले ये है कि जो लो लाइंग एरिया में जो लोग हैं वो सरकार से मदद माने सहयोग करिए, और जहाँ सरकार बोल रहे हैं कि विस्थापित होने के लिए वो विस्थापित होकर सेफ प्लेस को चले जाना चाहिए। 15 तारीख सुबह से शुरू करके रात तक डेंजरस टाइम है, जबकि साइक्लोन हिट करेगा शाम के टाइम। सुबह से विंड स्पीड बढ़ते लगेगा। अभी विंड स्पीड 65 से 75 किलोमीटर से कल सुबह तक 80 से 90 किलोमीटर तक विंड स्पीड हो सकता है। सो इसको देखते हुए सेफ प्लेस को लोग चला जाना चाहिए। जो लोग सेफ प्लेस में नहीं है, स्पेशली जो स्मॉल हॉट्स होते हैं, थेचेड हाउस होते हैं, टीन हाउस होते हैं, एस्बेस्टस होते हैं, स्लम्स होते हैं, ये सभी वल्नरेबल होते हैं। यहाँ खतरा पैदा हो सकता है क्योंकि ट्री ब्रांच गिर सकता है और बड़े बड़े पेड़ भी गिर सकता है, टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स भी गिर सकता है। इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज बहुत हो सकता है, इसलिए लोग सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है कि कोई गुजब में बिलीव मत करिए। जो भारत सरकार के द्वारा सतर्क सूचना जारी हो रहा है, भारत मौसम विज्ञान बोल रहे हैं, इसको बिलीव करिए। और भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो फोरकास्ट है ये बहुत एक्यूरेट होता है। आपने निकट में देखे होंगे, जैसे साइक्लोन तायवती गया था, इसको हम फोरकास्ट ठीक से किए थे और फोरकास्ट को यूटिलाइज करके एक्शन लिया गया था, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। इसमें जन मृत्यु जो होता है इसको कम किया गया था। इस क्षेत्र में भी हम लोग सभी मिलकर जो जान माल का नुकसान होता है इसको कम कर सकते हैं। सर, आपसे समझना चाहते थे कि गुजरात के बाद इसकी दिशा क्या रहेगी, किस ओर जाएगा, और क्या उसकी रफ्तार जो है धीमी पड़ेगी, वहां किस तरह से प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? ये जब शाम को टाइम तट को हिट करेगा, इसके बाद लैंड के ऊपर जाएगा, इसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होता रहेगा, ये धीरे धीरे वीक होगा। और जब राजस्थान में पहुंचेगा 16 तारीख शाम को, ये राजस्थान के सदर्न इलाका और गुजरात के नॉर्दर्न इलाका तक होगा। वहाँ एक डीप डिप्रेशन जैसे रहेगा, विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर तक हो सकता है।
इसलिए सबसे ज़्यादा विंड स्पीड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में होगा और इसके धीरे धीरे विंड स्पीड कम होगा जैसे इंटीरियर पार्ट को जाएंगे। मगर सौराष्ट्र का जितना डिस्ट्रिक्ट है इसमें हम इसका विंड इम्पैक्ट देख सकते हैं, रेनफॉल इम्पैक्ट देख सकते हैं और कच्छ के साथ कच्छ सबसे ज़्यादा वर्स्ट इम्पैक्ट होने का संभावना है। एक आखिरी प्रश्न आपसे महापात्रा साहब, मानसून पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था कि पहले से ही मानसून के आने में देरी हुई है। मानसून जैसे आप बोला कि 8 तारीख को केरल में प्रवेश किया था, 7 दिन देरी से, मगर 6 तारीख को जब ये साइक्लोजेनेसिस हो गया इसके प्रभाव में मानसून सर्कुलेशन एक्टिव रहा और 8 तारीख में मानसून आ गया केरल में और इसके बाद नेक्स्ट 2-3 डेज में भी और ज़्यादा हिस्सा कवर भी किया है। मगर अभी जो स्थिति है ये अनफेवरेबल है। अभी साइक्लोन मानसून सर्कुलेशन से अलग हो चुका है, ये इंडिपेंडेंट हो चुका है। साइक्लोन डिसिपेट कर जाएगा कम्प्लीटली बाई 18 जून और 18 जून से 21 तारीख के बीच में मानसून सर्कुलेशन फिर एक्टिवेट होगा और इसके प्रभाव में मानसून एडवांस होगा सदर्न इंडिया में और कुछ हिस्सा और ईस्टर्न इंडिया में भी मानसून आ जाएगा। जी, शुक्रिया आपका महापात्रा साहब इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा हमारे सहयोगी सोहित के पास हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, सोहित के बारे में बताया गया कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, हम देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ हवा वहाँ चल रही है, क्या हालात है, क्या लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल अखिलेश जी, देखिए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, तो वहीं जो हवा है वो बीच बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अभी भी इससे भी ज़्यादा तेज़ ये हवा होती है अखिलेश सर, और उस समय में गाड़ी से बाहर निकलने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तेज़ हवाएं हैं वो देखने मिल रही हैं और इसका असर बादल पर भी हो रहा है और बड़े पैमाने पर बीच बीच में भारी बारिश हो रही है। ये हम मांडवी बीच पर अगर दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस सारे इलाके को खाली करवाया गया है, तो यहाँ पर कुछ जो दुकानें थी जो टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर बनाई जाती हैं, जो लोग बीच पर आते हैं तो उस पर भी वो हवा के वजह से वो दुकानें गिर गई हैं। जो समुद्र का किनारा है, अगर आप मेरे पीछे भी देखेंगे तो पूरी तरह से वो खाली है। उसकी वजह यह है कि लोगों को जो समुद्र किनारे से लेकर 5 किलोमीटर तक जितने लोग हैं सबको यहाँ से हटा दिया गया है और उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। एनडीआरएफ अलग अलग जगहों पर घूम रहा है, तो एनडीआरएफ की टीम भी अलग अलग जगहों पर जाकर जो लोग अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें हटा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों पर और साथ ही साथ बुजुर्गों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और पहली प्रायोरिटी उन्हें ही हटाने की है। तो एक एक कर जो इवैक्यूएशन का काम है वो कर दिया गया है। हमने दोपहर को भी बताया कि यहाँ पर कई सारी जगहों पर बोट्स बनाए जाते हैं, नाव या तो बनाए जाते हैं बड़े बड़े या तो उसे रिपेयर किए जाते हैं। तो क्योंकि जान माल के साथ साथ लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है, तो लोग भी वहाँ पर टेम्परेरी रैंप बना रहे हैं, जो आसपास की जगह है उसे ऊंचा कर रहे हैं ताकि अगर पानी का प्रभाव भी पड़ता है तो उससे उनकी जो नाव वहाँ पर बन रहे हैं वो ना टूटे। तो ज़रूर हवा का असर है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में इसकी और भी असर यहाँ पर देखने मिलेगा, तो उसमें देखेंगे तो जब हम एनडीआरएफ से भी बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि जब भारी बारिश होगी, जब ये तूफान आएगा तो हम भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि तूफान 150 किलोमीटर के अगर रफ्तार से होगी तो बाहर निकल पाना मुश्किल है। और एनडीआरएफ हो या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसलिए वो पहले ही काम कर रहे हैं और जो आगे का काम होगा वो तूफान के गुजर जाने के बाद कहीं पर अगर नुकसान हुआ है वहाँ पर लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूर तेज़ हवाएं चल रही हैं, बीच बीच में हवाएं बहुत तेज़ हो जाती हैं, बीच बीच में बहुत ज़ोर की बारिश आती है। देखिए जब हम शुरू किए थे बातचीत तब बारिश हो रही थी, अब धूप आ रही है, तो जो माहौल है वो पल पल बदलता जा रहा है। लेकिन ज़रूर तूफान से आने से पहले का जो असर है वो साफ तौर पर समुद्री तटों पर उसके आसपास देखा जा रहा है और इसलिए प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है और प्रशासन ने भी आसपास जितने भी रिस्की एरियाज हैं उसे पूरी तरह से खाली कर लिए। बिल्कुल सोहित, आप अपना ध्यान रखिएगा। तो सोहित मिश्रा हमारे सहयोगी मांडवी से हमें जानकारी दे रहे थे, ग्राउंड पर वो हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही है। प्रशासन ने अपनी ओर से पूरे इंतजाम किए हैं। 5 किलोमीटर तक तट से जो लोग थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह जो कल तेलंगाना जाने वाले थे, उन्होंने अपने कल के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तूफान के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। कल उनकी तेलंगाना में 3 सभाएं होने वाली थी, हैदराबाद, भद्राचलम और खम्मम में, लेकिन ये सभाएं अब नहीं होंगी। खम्मम में उनका एनटीआर की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम भी था, लेकिन अब गृह मंत्री वहां नहीं जा रहे हैं। तूफान के हालात पर नजर रखे हुए हैं, मुख्यमंत्रियों और बड़े अफसरों के लगातार संपर्क में है। साथ ही जरूरी निर्देश भी गृह मंत्री अपनी ओर से लगातार दे रहे हैं। कल भी उनकी गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर
बैठक हुई थी जिसमें तमाम उपायों पर चर्चा की गई थी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत की है और बिपरजॉय तूफान के लैंडफॉल की हालत में सशस्त्र सेनाओं की तैयारियों की समीक्षा भी की है। राजनाथ सिंह ने लिखा है कि तूफान के हालात में नागरिक प्रशासन की किसी भी तरह की मदद के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। और वहीं गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने तूफान प्रभावित इलाके के लोगों के लिए जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि अगर आपके टेलीकॉम ऑपरेटर की सेवाएं ठप्प हों तो आप किसी भी अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं, सिम कार्ड के ऑप्शन में मोबाइल नेटवर्क्स पर क्लिक करें और मैन्युअली नेटवर्क को सिलेक्ट कर लें। ये किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर की आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यह सुविधा 17 जून की आधी रात तक उपलब्ध होगी। और देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का। तो तूफान के तट से टकराने में 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है। गुजरात के मांडवी के तटीय गांवों के लोग दूसरे गांवों की ओर जा रहे हैं। सोहित मिश्रा हमारे सहयोगी वहीं पर हैं, देखिए उनकी रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने से पहले गुजरात के मांडवी इलाके में खास तौर पर जो निचले समुद्री तट पर जो इलाके हैं वहां पर दो चीज़ें हो रही हैं। या तो प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा है या दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो खुद ही सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। और ऐसी एक जगह पर हम मौजूद हैं। ये एक परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपने कुछ व्यवस्था की है और सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। माँ जी, आपका नाम बताइएगा और आप लोग कहाँ जा रहे हैं वो बताइएगा। नूरी मासी, हाँ, आशा नायक का चेला। और कहाँ जा रही हैं आप लोग? मुंद्रा। क्यों जा रहे हैं मुंद्रा? मुंद्रा बारिश आ रही है ना, पवन लगते नहीं इसलिए। कितने लोग हैं आप लोगों के परिवार में और मुंद्रा में क्या है कि वहाँ जा रहे हैं? मकान है मेरा। अच्छा, आप लोगों का मकान। तो यहाँ पर भी तो व्यवस्था की जा रही है, तो आप लोग यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? अभी जा रहे हैं पवन के लिए, बच्चे छोटे 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 बच्चे हैं इसलिए। अच्छा, कुल मिलाकर दादा आप लोग कितने लोग जा रहे हैं? 25 लोग जा रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने खुद की व्यवस्था की है। जो गांव वाले हैं आपस के रिश्तेदार हैं। आप सभी रिश्तेदार हैं क्या हैं? पहचान वाले हैं आप लोग। अच्छा, क्या कुछ जानकारी आप लोगों के पास है कि आप लोगों को लगा कि ये साइक्लोन आ रहा है तो यहाँ से जाना चाहिए? क्या जानकारी है? जानकारी यहाँ से बोला टेंशन जैसा है इसलिए जा रहे हैं सब। टेंशन जैसा है इसलिए। तो ये गाड़ी देखिए आप, गाड़ी में लोग भरे हुए हैं और यहाँ से मुंद्रा जाएंगे जहाँ पर ये लोग अपने ही रिश्तेदार के घर पर रह रहे हैं। और इसी तरह से जो लोग हैं वो अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग इंतज़ाम कर रहे हैं। एक तरफ प्रशासन की ओर से तैयारी है तो निजी स्तर पर भी जो लोग हैं वो अपने अपने जगहों पर रुके हुए हैं, अपने अपने तरीके से इंतज़ाम कर अपने परिवार वालों को सुरक्षित स्थानों पर किस तरह से ले जाया जा सके इसकी कोशिश कर रहे हैं। 25 लोग इस गाड़ी में मौजूद हैं और यहीं से मुंद्रा में इनका जो एक मकान है आपका, जहाँ पर ये जाते हुए दिख रहे हैं। मांडवी से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। उधर एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में भी जुटी हुई हैं। तटीय गांव में एनडीआरएफ की टीमें जाकर लोगों से उनकी सुरक्षा को लेकर बात कर रही हैं। कठिन परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है उन्हें समझाया जा रहा है। फिलहाल हम मांडवी के सलाया गांव में मौजूद हैं और मेरे साथ जो आप देख रहे हैं ये एनडीआरएफ की टीम है। अब जहां पर हम मौजूद हैं ये लो लाइंग कोस्टल एरिया है और एनडीआरएफ की टीम यहां पर दो चीज़ें कर रही है। एक तो जितने भी महिलाएं और बुजुर्ग हैं अधिकांश लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाया जा रहा है और जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो भी गांव-गांव घूम रहे हैं और जितने लोगों को यहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाना है उसकी यहां पर तैयारी चल रही है और उसके लिए भी बातचीत हो रही है। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर बसंत जी मौजूद हैं। सर, आप लोग जब गाँव में घूम रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं, किन लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है और किस तरह से ये सारी चीज़ों को आप लोग कर रहे हैं? गांव में जाकर हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, साइक्लोन के इफेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं और डूज एंड डोंट्स के बारे में बता रहे हैं। और इसके अलावा उन लोगों को शिफ्टिंग के लिए जिस प्रकार से शेल्टर बनाए गए वहाँ पर मूव आउट करने के लिए बता रहे हैं।
अभी इस गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर जो महिलाएं और बच्चे, आपने कहा कि प्रायोरिटी वो है, तो क्या कुछ किया गया है? गाड़ियों से हमने भी देखा कि बसेस से लेके जाया जा रहा था, तो किनको प्रायोरिटाइज किया गया है? और गांव में जो लोग रह रहे हैं, कुछ लोग तो खुद से भी रह रहे हैं, कुछ हम देख रहे हैं कि अभी जवान या जो यूथ हैं वो ज़्यादा हैं, तो क्या कुछ हो रहा है? मुख्य तौर पे प्रायोरिटी दी जा रही है महिलाओं को और बुजुर्गों को, ताकि उनको मूव आउट किया जाए, कोई सुविधाएं मिल जाए और आसानी से जा सकें। और रही बात जो जवान है, वो लोग को वो अपना पास पर्सनल व्हीकल है, उससे वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं। हाँ। और यहाँ से सर कहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है? क्या स्कूल्स, कॉलेजेस, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है? कॉलेज की व्यवस्था है, और जैसे कि यहाँ पर है खोडियार गुरुकुल स्वामीनारायण है ना, स्वामीनारायण गुरुकुल है, वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ के गाँव को, है ना। एक सवाल सर ये है यहाँ पर कि क्या कुछ कठिनाइयाँ आती हैं? अब ये आप पूरे गांव भर घूमते हैं, लोग घर छोड़ने को तैयार हैं या नहीं हैं, या आपको गांव में किसी से बात करना पड़ता है उन्हें समझाने के लिए? किस तरह से कर रहे हैं? उन लोगों से बात करते हैं और उनके बारे में बताते हैं, जैसे कि चक्रवात के बारे में जिसका किस प्रकार से विनाशकारी हो सकता है, तो उसके और हम डूज और डोंट्स भी बताते हैं इसके साथ साथ। और यहाँ के लोग हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने मना किया है, वो मूव आउट कर रहे हैं। और रही बात अभी जो बच्चे हैं जवान लोग, वो भी अपना धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। अच्छा, और आखिरी सवाल, क्या लोकल लीडरशिप जैसे सरपंच या बाकी लोगों को भी, क्योंकि आप यहाँ पर आते हैं तो यूनिफॉर्म का ज़रूर असर पड़ता है, लेकिन गांव वाले ऐसे भी होते हैं जो अपनों की सुनते हैं, तो ऐसे में क्या सरपंच और बाकी लोगों का भी आप लोग, मैं देख रहा था कि आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम सरपंच के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। कोई भी प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन है वही हमें शेयर करते हैं, और कितने लोगों की संख्या में वो लोग शिफ्ट हुए हैं और कितने बचे हैं, इसके बारे में भी जानकारी उनसे मिलती है, और वही हमारे साथ रहते हैं, और साथ साथ में वो शिफ्टिंग करने के लिए और उनको अवेयरनेस करने के दौरान वो भी उपस्थित रहते हैं, इसलिए बहुत ही सहायता मिल जाती है उसके दौरान। बिल्कुल, ये जो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, जो एनडीआरएफ हो या बाकी सुरक्षा हो, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर एनडीआरएफ किस तरह से इवैक्यूएशन और बाकी सारे काम कर रहे हैं, ये समझ में आता है। और ख़ासतौर पर ये वो इलाके हैं जो समुद्री तट के पास हैं, इसलिए यहाँ से लोगों को हटाने के लिए एनडीआरएफ की टीम अब गाँव-गाँव घूम रही है। मांडवी से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। 17 जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को लेकर दिन भर कॉन्क्लेव करने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों, उसकी उम्मीदों, उसके बदलावों पर भी बात होगी। इस कॉन्क्लेव में यूपी के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे, तो जरूर देखें 17 जून को दिन भर। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही सरकार और प्रशासन को लगता है कि तनाव शांत हो गया है, तभी हिंसा की नई वारदात हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक ताजा हिंसा खामेनलोक इलाके में हुई, जहां उग्रवादियों ने देर रात ग्रामीणों के घरों को घेर कर हमला किया। हिंसा में 9 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में पहुंचा दिया गया। हिंसा के बाद कर्फ्यू में ढील का समय कम कर दिया गया है। और देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे यूएई में एक डॉक्टर की, भारतीय डॉक्टर की हो रही है जमकर तारीफ। भारतीय मूल के एक डॉक्टर के लिए यूएई में तालियां बज रही हैं, क्योंकि एक बेहद जटिल सर्जरी कर उन्होंने इतिहास रचा है। गर्भ में पल रहे 24 हफ्ते के बच्चे की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी क्यों चर्चा में बनी है, देखिए ये रिपोर्ट। गर्भ में पल रहे 24 सप्ताह के बच्चे की रीढ़ की हड्डी की बेहद जटिल सर्जरी। अबू धाबी के अस्पताल में बज रही ये तालियां भारतीय मूल के प्रसिद्ध डॉक्टर, भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मनदीप सिंह के लिए हैं।
यूएई में रह रहे डॉक्टर मनदीप सिंह ने दक्षिण अमेरिका की एक महिला के गर्भ में पल रहे 24 सप्ताह के बच्चे की रीढ़ की हड्डी में खराबी को ठीक करने के लिए एक बेहद जटिल इन यूटेरो स्पाइना बिफिडा रिपेयर सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाले ये भारतीय मूल के पहले डॉक्टर बने हैं। इस ऑपरेशन के दौरान हम गर्भाशय पे छोटा सा चीर लगाते हैं और जो एमनियोटिक फ्लूइड या पानी होता है उसे कलेक्ट कर लेते हैं। न्यूरोसर्जन फिर बच्चे की पीठ पे ऑपरेशन जो दोष है इसको बंद कर लेते हैं और फिर हम एमनियोटिक फ्लूइड वापस डाल के गर्भाशय को बंद कर देते हैं। ये ऑपरेशन तकनीकी रूप से काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें लेबर में जाने का खतरा हर समय बना रहता है और इतनी 24 हफ्ते के बच्चे के ऊपर ऑपरेशन करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अब हमने पहला ऑपरेशन अबू धाबी में किया है। बच्चा स्पाइना बिफिडा से पीड़ित था। ये एक तरह का बर्थ डिफेक्ट है जिसमें बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड का विकास रुक जाता है। एशिया और दक्षिण अमेरिका के लोग आमतौर पर ऐसी हालत में इलाज के लिए अमेरिका और यूरोप को ही चुनते हैं, लेकिन इसमें काफी खर्च होता है। अपनी समस्या लेकर अबू धाबी पहुंचे कोलंबियाई कपल लिज वेलेंटिना और जेसन मेटो 20 सप्ताह के नियमित स्कैन के बाद चौंक गए थे जब पता चला कि उनके बच्चे की रीढ़ की हड्डी ठीक से नहीं बन रही थी। El día de la cirugía pues tenía mucho miedo. Después de la cirugía pues me desperté. मैं सर्जरी को लेकर बहुत डरी हुई थी, लेकिन डॉक्टरों की टीम लगातार मेरी और मेरे बच्चे की निगरानी कर रहे थे। मैं डॉक्टर मनदीप और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि जो मेरे देश में संभव नहीं था वो मैं यहां करवा पाई। Gil Medical City, ya que pues en mi país esto no podría ser posible. दुनिया भर में इस जटिल सर्जरी को करने वाले लगभग 14 केंद्र ही हैं और कुछ ही सर्जन इसे अंजाम देने के लिए ट्रेंड और सक्षम हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में इतना ही। नमस्कार।